अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंटल प्रोविजंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 54 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एस्टेट। कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या पीरियडिकल रिकॉर्ड्स है उसको ग्रुप ऑफ एस्टेट के तहत रिकॉर्ड करना हो तो कैसे होगा, ये अब देखते हैं। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थ्रू नोटिफिकेशन आर्डर दैट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के ज़रिए ये आर्डर कर सकता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग एस्टेट इंस्टेड ऑफ सेपरेटली फॉर ईच एस्टेट। कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कह सकता है कि जो पहले आप रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियडिकल रिकॉर्ड एक एस्टेट के लिए बनाते थे, अब आप क्या करें कि एक जो आसपास की एस्टेट हैं उनको मिलाएं और एक ग्रुप बना लें और उन सब एस्टेट का इकट्ठा ही एक रिकॉर्ड ऑफ राइट बना लें। ठीक है, मतलब है जो नेबरिंग एस्टेट हैं उनका एक कॉमन रिकॉर्ड ऑफ राइट क्रिएट किया जाएगा, एक ही रजिस्टर के अंदर होगा या एक ही जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक ही जगह पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। वंस ऑर्डर्ड, ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर अबाउट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड periodical records for an estate shall also apply to the group of estate as if that group was one single estate। वो कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस, मतलब है जो भी तरीक़ाकार हमने पिछली लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे इस पूरे ग्रुप के ऊपर। पहले हम क्या करते थे, एक एस्टेट की वो चीज़ें लिखते थे, अब आपने पूरे ग्रुप के जितने भी ऑनर्स हैं, टेनेंट्स हैं, उसका मैप है, ये सारा कुछ आपने एक पूरे ग्रुप का जो है वो लिखना है, ग्रुप ऑफ एस्टेट्स का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 54A है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफिकेशन में रिक्वायर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और मांग लेगा क्या, a landowner or a class of landowners to provide information about। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड को नोटिफिकेशन देगा या क्लास ऑफ लैंड ओनर्स को, अगर ग्रुप है स्टेट का, और उन्हें कहेगा कि हाँ भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन लेके आओ। कौन सी, द एक्सटेंट ऑफ देयर लैंड ओनरशिप, कि वो कितनी ज़मीन के मालिक हैं, ये इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। वेदर द लैंड इज़ एंटायरली इनसाइड पंजाब और पार्टली इनसाइड द पंजाब, जिस ज़मीन के वो ऑनर हैं क्या वो सारी पंजाब के अंदर है या उसका कुछ हिस्सा पंजाब में है, कुछ हिस्सा किसी और प्रोविंस के अंदर है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपसे किसी भी लैंड ऑनर से मांग सकता है। द नोटिफिकेशन शैल आल्सो स्पेसिफाई द फॉर्म एंड मैनर इन विच इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन। उस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद आके देनी है, लिख के देनी है, किसी एजेंट के ज़रिए देनी है या किसी प्रैक्टिशनर के ज़रिए देनी है, उसका तरीका भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। नोटिफिकेशन वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिलीज़ करना है उसके अंदर लिखा होगा। द टाइम लिमिट विद इन विच इट मस्ट बी गिवन, टाइम लिमिट भी बताई जाएगी कि जिसके अंदर अंदर आपने वो प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। द पर्सन अथॉरिटी टू होम इट मस्ट बी सबमिटेड, अगर कोई अथॉरिटी या पर्सन जिसको नॉमिनेट किया जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, वो भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, उसको आपने वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी है। इफ़ अ पर्सन विदाउट रीज़नेबल काज, अगर कोई बंदा किसी रीज़नेबल काज के अलावा डज़ नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो नहीं प्रोवाइड करता कोई लैंड ओनर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव इज़ फॉल्स, अगर कोई बंदा या फिर इंफॉर्मेशन सिरे से प्रोवाइड ही नहीं करता, अगर प्रोवाइड करता है तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, या फिर ओमिट्स एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन देता है तो उसमें से कुछ चीज़ें वो स्किप कर जाता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह, देन सच पर्सन शैल बी पनिशेबल, तो फिर ऐसे पर्सन को क्या किया जाएगा, कोई ना कोई सज़ा दी जाएगी, कोई जुर्माना, फ़ाइन या फिर कुछ भी सज़ा जो है वो दी जा सकती है। कौन सी सज़ाएँ हैं वो भी बता दी गई हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, ऐसा काम करने पे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गलत इन्फॉर्मेशन देने पे, गड़बड़ करने पे क्या किया जाएगा, 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जा सकता है या फ़ाइन उसको किया जा सकता है, या बोथ। अगर वो कोई
मसला ज़्यादा ही ख़राब करता है तो उसके ऊपर दोनों काम भी किए जा सकते हैं, उसको जेल भी भेजा जा सकता है और उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नो कोर्ट शैल टेक एक्शन अगेंस्ट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन अनलेस देयर इज़ अ रिटन कंप्लेंट मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर who is specially or generally empowered by the Board of Revenue for this purpose। ये एक चीज़ है कि कोई भी कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकता। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की थी और क्या करता है, वो कोर्ट के पास चला जाता है कि मैंने इसलिए नहीं की, तो कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर उसने इंटरफेरेंस करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर हु स्पेशली, तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर से क्या रिटर्न जो है वो लिखवाना पड़ेगा कि अब कोर्ट इसमें इंटरफेयर करवा सकता है। और रेवेन्यू ऑफिसर को नॉमिनेट भी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 55 की तरफ, पावर टू मेक रूल्स रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड मैटर्स। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे मेक रूल्स। अब ये जो रूल्स हैं ये रिकॉर्ड के रिलेटेड और इसके रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड कौन बनाएगा रूल्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, किसकी अप्रूवल से, गवर्नमेंट की अप्रूवल से। रिगार्डिंग द लैंग्वेज इन विच रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस चैप्टर शैल बी प्रिपेयर्ड। अब ये जो आपने रजिस्टर बनाने हैं, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर किस में होते थे, उर्दू में होते थे। तो ये लैंग्वेज कौन डिसाइड करेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेगा गवर्नमेंट के अप्रूवल से। ठीक हो गया जी, एक बात तो ये है। द फॉर्म ऑफ दीज रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स आर द प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर ऑफ हाउ दे शुड बी प्रिपेयर्ड, साइंड एंड अटेस्टेड। अब इसका तरीक़ाकार कैसे ये रजिस्टर बनाए जाएंगे, साइन किए जाएंगे, अटेस्ट किए जाएंगे, ये सारा तरीक़ाकार भी कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। उसके बाद द सर्वे ऑफ लैंड, लैंड को चेक करने के लिए एक सर्वे करना, एज़ फार एज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एंड करेक्टिंग दीज रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। और जो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सर्वे भी करवा सकता है ताकि वो रिकॉर्ड्स जो हैं वेरीफाई किए जा सकें और उनको करेक्ट किए जा सकें। द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी कराता है उसका प्रोसेस कौन देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा। जर्नल गाइडलाइंस या गाइडेंस फॉर रेवेन्यू ऑफिसर एंड विलेज ऑफिसर इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड मेंशन इन दिस चैप्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स देगा रेवेन्यू ऑफिसर को और विलेज ऑफिसर को। कोई भी काम जो उन्होंने रिकॉर्ड्स के रिलेटेड या रजिस्टर्ड के रिलेटेड करना है तो उसको रूल्स कौन प्रोवाइड करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि कैसे उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद है जी चैप्टर 7 असेसमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। असेसमेंट का मतलब है कि कोई भी एस्टेट है, कोई भी जगह है, उसका तखमीना लगाना है, तज्ज़िया लगाना है कि उस ज़मीन से कितनी इनकम आ रही है और फिर उस इनकम के तहत आपने चीज़ें देखनी है कैसे आ रही है, उसके ऊपर फर्टिलिटी कितनी है, कल्टीवेशन कितनी होती है, उसके ऊपर कैनाल वाटर है, इरिगेटेड वाटर, ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए उस ज़मीन का तज्ज़िया लगाने के बाद उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को लैंड रेवेन्यू कहते हैं। और इसलिए असेसमेंट की जाती है ताकि वो टैक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड लगाया जा सके। ठीक हो गया जी। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट कैसे की जाएगी ये पहले बताएं। ऑल लैंड्स नो मैटर वेयर इट इज़ और फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ यूज्ड, हर किस्म की लैंड नो मैटर जहाँ पे भी है या जिस काम के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, मस्ट पे लैंड रेवेन्यू। पहली बात तो यह है कि उसने लैंड रेवेन्यू पे करना है। ठीक है जी। जो असेसमेंट के बाद एक लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा, फिर वो तमाम ज़मीनों को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। टू द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। लैंड रेवेन्यू क्या होता है जी, टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है। लैंड होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ईदर थ्रू अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट और थ्रू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स। एक्सेप्शन क्या है कि अगर ज़मीन जो है वो लैंड रेवेन्यू से एग्जेम्प्टेड है, मतलब लैंड रेवेन्यू के रूल्स के अंदर नहीं आती, अगर किसी ने कोई गवर्नमेंट के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इसको लैंड रेवेन्यू के रूल्स के तहत ना रखें
और उसका फिर कोई और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट है उसके, तो फिर वो क्या हो सकता है, उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है इस लैंड रेवेन्यू से। लैंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ विलेज साइट, अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो विलेज साइड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, रहने की जगह है, तो उस पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। लैंड दैट इज़ विद इन कैंटोनमेंट लिमिट्स, तो ये तो आपको पता है कि ये पाकीज़ा जगहें होती हैं जहाँ पे आर्मी रहती है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई ऐसा वैसा लैंड रेवेन्यू वगैरह उनसे नहीं ले सकते। उनसे कौन ले सकता है जी, गलत बात है वैसे भी। ठीक है जी। उसके बाद है लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स इज़ पेएबल, ऐसी ज़मीन जिस पे आपने प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया है, उससे भी आप क्या है, लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकते। अंडर द पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958, ये टैक्स एक्ट के तहत क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो दिया जाता है, और जिसने ये दे दिया है या देता है तो उसके ऊपर क्या होता है, लैंड रेवेन्यू जो है वो नहीं अप्लाई होता, उससे वो लैंड रेवेन्यू वाला टैक्स नहीं लिया जाता। उसके बाद है जी वेस्ट एंड बैरन लैंड, ऐसी ज़मीन जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा कल्टीवेशन के लिए, या ऐसी ज़मीन जो कल्टीवेशन देती नहीं है, बैरन है, बंजर है। नॉट कल्टिवेटेड कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ जर्नल असेसमेंट, मतलब ये कि जर्नल असेसमेंट जब हुई है उसके नोटिफिकेशन के 6 साल पहले उस पर कल्टीवेशन हुई नहीं थी, आर अंडर सेक्शन 59, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा जी, लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर 6 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं, उसके ऊपर कुछ फसलें वगैरह का जो एक्टिविटी नहीं हुई, फसलें नहीं उगाई गई, काश्तकारी नहीं हुई, तो उस ज़मीन पे भी क्या होगा जी, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। होएवर इट इफ़ सच लैंड इज़ लेटर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, अगर ये जो 6 साल ज़मीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई, बाद में इसको सेटलमेंट किया गया, उसको इस काबिल बनाया गया कि उस पर ऊपर काश्तकारी की जा सके, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट फॉर लैंड रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो ये अगले 6 साल भी क्या होगा, उसको लैंड रेवेन्यू उससे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। ऐसी ज़मीन जो 6 साल से बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, उससे भी नहीं लिया जाता, और ऐसी ज़मीन जिसको ठीक कर दिया गया है, बंजर से उसको अब फर्टाइल कर दिया गया है, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब वो नई नई ज़मीन आई है, तो 6 साल उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम द डेट कल्टीवेशन स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, लैंड रेवेन्यू शैल ऑलवेज बी असेस्ड इन कैश नॉट इन काइंड, लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश के अंदर उसका तजिया किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड रेवेन्यू को ये देखा जाता है कि उस लैंड से, मैंने आपको बताया था कि लैंड से जितनी भी इनकम आती है उस इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये नहीं देखा जाता कि उस लैंड के ऊपर कितनी फसलें हो रही हैं या क्या क्या हो रहा है, ये देखी जाती हैं चीज़ें, लेकिन उससे जो मेन चीज़ है इनकम, टैक्स किस पे लगाया जाता है, इनकम पे। अगर 20 लाख रुपए किसी की इनकम आई है एक साल के अंदर, तो उस 20 लाख के ऊपर क्या किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड इन 2 वेज, लैंड रेवेन्यू जो है उसको 2 तरीक़ों से असेस किया जा सकता है, उसको जो है वो देखा जा सकता है एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज। अब ये जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड का टैक्स है, ये एक तो आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपने हर साल बाद फिक्स इतना टैक्स जो है, इतने % टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना है, फिक्स हो गया जी। पेएबल ईदर इन 1 लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, वो जो फिक्स है उसको आपने 1 साल बाद भी लमसम दे सकते हैं, या फिर उसको आप इंस्टॉलमेंट करवा लें। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। उसके बाद जी है दूसरा तरीका, एज प्रेस्क्राइब्ड रेट्स पर एकड़, या फिर आप ऐसा करें कि पर एकड़ के ऊपर कुछ आप रेट्स तय कर लें कि हर एकड़ का आप इतने पैसे देंगे, ये दूसरा तरीका है। अदर यूनिट ऑफ एरिया बेस्ड ऑन द लैंड एक्चुअली सोन, जिस लैंड के ऊपर जो है वो काश्तकारी होनी है, सोन का मतलब बीज बोया जाना। मिच्योर्ड आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आर 1 ईयर। ठीक है, 2 तरीके हैं जी। पहला तरीका है फिक्स रेंट लेना, फिक्स टैक्स लेना, और दूसरा तरीका क्या है कि आप पर एकड़ के हिसाब से उनको क्या दें,
टैक्स दें या रेंट दें, जो भी देना है गवर्नमेंट को। उसके बाद एक नोट है, लैंड रेवेन्यू कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू स्लाइडिंग स्केल्स। लैंड रेवेन्यू जो है वो स्लाइडिंग स्केल से असेस नहीं किया जा सकता, वेरिंग एवरी ईयर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ। ये स्लाइडिंग स्केल है, ये क्या होता है कि हर साल फॉर एग्जांपल क्रॉप्स की प्राइसेस गिर रही हैं, चावल की बढ़ गई हैं या फिर गन्ने की कम हो गई हैं, तो इस हिसाब से वो नहीं होगा। लैंड रेवेन्यू जो है वो असेसमेंट उसकी इस हिसाब से नहीं होगी। आपने क्या करना है, एक ख़ास जो उसका रेट है या उसका जो परसेंटेज है वो तय हो जाएगी और वो हमेशा वही चलेगी, ठीक है। चाहे आपके गंदम की जो है वो रेट कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की किसको छूट है? फ्रॉम रबी 1982-33 ऑनवर्ड 83 onward, no land owner shall be liable to pay any land revenue or cess under this act if his land holding is within the following limits। अगर किसी की लैंड होल्डिंग मलकियत जो है वो इरिगेटिंग, उसको क्या होगा, उसके ऊपर क्या लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। अगर उसकी लैंड कितनी है जी वो देखते हैं। अगर उसके पास इरिगेटेड लैंड, ऐसी लैंड जिसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल वे ऑफ वाटर मौजूद है, ठीक है, कोई कैनाल मौजूद है, कोई ट्यूबवेल वगैरह मौजूद है, वो कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 2.5 एकड़्स, ठीक है। 2.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो तो उससे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अनइरिगेटेड लैंड की बात करें, नॉट मोर देन 5 एकड़्स। अनइरिगेटेड लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा होगी तो क्या लिया जाएगा? आपसे लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। बोथ, अगर किसी के पास दोनों ज़मीनें, कुछ इरिगेटेड है कुछ अनइरिगेटेड है, इफ़ कंबाइंड दे आर नॉट मोर देन 2.5 एकड़्स, तो वो 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन जो लैंड रेवेन्यू जिस ज़मीन पर नहीं लगता, वो इरिगेटेड जो है वो 2.5 एकड़ है और अनइरिगेटेड 5 एकड़ है। अगर किसी के पास इरिगेटेड और अनइरिगेटेड इकट्ठी है तो वो भी 2.5 एकड़ है। तो ये आपने एक परसेंटेज या फिर ये आपने जो है वो लिमिट्स याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। बेसिस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कैसे की जाएगी? लैंड रेवेन्यू असेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन an estimate of the average money value of the gross produce of the estate। अब ये जो लैंड रेवेन्यू है, ये असेसमेंट इसको कैसे तय किया जाएगा? वो बेस होगा एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रास प्रोड्यूस, कि जितने भी उस ज़मीन के ऊपर से प्रोडक्शन के पैसे आए हैं, मनी वैल्यू आई है उसकी, उसके ऊपर होगा। आर ग्रुप ऑफ एस्टेट वेयर द लैंड इज़ लोकेटेड, या फिर ग्रुप ऑफ एस्टेट के ऊपर, ठीक है जी। ये क्या होगा आपने याद रखना है, एस्टिमेट ऑफ द एवरेज मनी वैल्यू ऑफ द ग्रास प्रोड्यूस ऑफ द एस्टेट वेयर द लैंड इज़ लोकेटेड। अब आगे चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। ग्रास प्रोड्यूस क्या होता है? टोटल प्रोड्यूस ऑफ लैंड बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। ग्रास प्रोड्यूस क्या होता है? टोटल प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जितना भी लैंड के ज़रिए पैसा आया है, अभी उसमें से आपने जो खर्चे हैं वो नहीं निकाले, उसको कहेंगे ग्रास प्रोड्यूस। दिस एस्टिमेट विल बी मेड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, रूल्स सेट बाय लॉ। अब ये एस्टिमेट जो है वो ख़ास तरीके से किया जाएगा जो लॉ बताएगा। अब लिमिट्स क्या हैं असेसमेंट्स की? अब ये असेसमेंट आपको पता है क्या क्यों की जाती है? ताकि क्या किया जाए, लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाए। उसको जो है वो ये असेसमेंट इसलिए की जाती है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, लैंड रेवेन्यू लेना है, उसको क्या किया जाए, फिक्स किया जाए, डिटरमिन किया जाए। इफ़ असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, अगर जो लैंड रेवेन्यू है उसको एक फिक्स्ड एनुअल चार्ज के तौर पे आपने असेसमेंट करनी है, द टोटल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द लिमिट, जो टोटल अमाउंट है वो एक ख़ास लिमिट से नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। इफ़ असेस्ड एज प्रेस्क्राइब्ड रेट्स, अगर कोई ख़ास रेट्स के मुताबिक उसको असेस किया जाता है, द एवरेज ईयरली अमाउंट एस्टिमेटेड इन राइटिंग एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट
और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट। अब ये जो बार बार लिमिट कह रहा है, ये क्या है, लिमिट क्या है, इन बोथ केसेस फॉर एन असेसमेंट सर्कल, बोथ केसेस में जो असेसमेंट का सर्कल है, अ ग्रुप ऑफ एस्टेट असेस्ड टुगेदर। असेसमेंट सर्कल का मतलब क्या है कि जितनी भी एस्टेट्स हैं उनके लिए जो असेसमेंट की गई है उसको कहते हैं असेसमेंट सर्कल। द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मस्ट नॉट एक्सीड 1/4 25% ऑफ द एस्टिमेटेड मनी। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो अगर प्रेस्क्राइब्ड इफ असेस्ड एज प्रेस्क्राइब्ड इज द एवरेज ईयरली अमाउंट, तो आपने सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, 1/4 या 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैंड रेवेन्यू। द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द असेसमेंट सर्कल। अब ये जो असेसमेंट सर्कल है, पूरी एक एस्टेट के ग्रुप की असेसमेंट जो की जा रही है उसको कहते हैं असेसमेंट सर्कल। अब ये जो नेट एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, नेट एसेट जो है वो ग्रास प्रोड्यूस, सारी जो इनकम थी उसमें से अगर हम कल्टीवेशन कॉस्ट, चार्जेस, ये वाले सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या बचता है, नेट एसेट्स। जर्नल असेसमेंट्स, नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड रीअसेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस एज टू द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। अगर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट करनी, दोबारा असेसमेंट की जा सकती है, या कोई प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट या इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू में बी ईदर जर्नल, असेसमेंट जर्नल भी हो सकती है, कवरिंग एन एरिया और मल्टीपल एस्टेट्स। जर्नल में क्या होगा, एक एरिया को या ज़्यादा एस्टेट्स को कवर करेगा, और स्पेशल, या स्पेशल भी हो सकती है स्पेसिफिक एरिया के लिए। जर्नल क्या है, मल्टीपल एस्टेट्स के लिए, कोई एरिया के लिए, ठीक है, और जो स्पेशल है वो स्पेसिफिक एरिया, किसी ख़ास छोटे से एरिया के लिए या किसी ख़ास एस्टेट के लिए वो स्पेशल होगी। अ जर्नल असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी एरिया कैन नॉट बी अंडरटेकन। जर्नल असेसमेंट जो है वो नहीं की जा सकती प्रायर सैंक्शन अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर जो है वो आप जर्नल असेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये तय नहीं कर सकते कि लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने लेना है वो स्टेट से या ग्रुप ऑफ एस्टेट से कितना लेना है। एंड अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट सेक्शन, ठीक है जी, और वो जो आपने सेक्शन करना है, मतलब है आपने गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवल दिया है तो उसका नोटिफिकेशन भी तो होना चाहिए। While granting such sanction, the government may issue instruction regarding the principles to be followed। जब गवर्नमेंट ये आपको इजाज़त दे देगी असेसमेंट की, जर्नल असेसमेंट की, तो फिर वो उसके साथ रूल्स भी बताएगी, प्रिंसिपल्स भी बताएगी कि आपने कैसे ये असेसमेंट करनी है, एज लॉन्ग एज दे आर कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड इट्स रूल्स। अब वो जो रूल्स गवर्नमेंट बताएगी वो इस एक्ट के रूल्स के मुताबिक होंगे। मोड ऑफ डिटर्मिनिंग असेसमेंट, अब तरीक़ाकार क्या है। जर्नल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। एक जर्नल असेसमेंट जो है उसको कौन करता है, रेवेन्यू ऑफिसर। ये आपने याद रखना है, जर्नल असेसमेंट कौन सा ऑफिसर करता है, रेवेन्यू ऑफिसर। बिफोर मेकिंग द असेसमेंट द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर प्रपोजल्स एंड सबमिट। ये जो जर्नल असेसमेंट है ये करने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर एक प्रपोजल बनाता है और उसको देता है, सबमिट दैम थ्रू द कमिश्नर, कमिश्नर को देता है, टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देता है, सीकिंग इट्स सैंक्शन, उसकी अप्रूवल लेता है। ठीक है, तो जर्नल असेसमेंट किसने करनी है, जर्नल असेसमेंट करनी है रेवेन्यू ऑफिसर ने। रेवेन्यू ऑफिसर उसकी इजाज़त लेता है, कमिश्नर को सेंड करता है एक रिपोर्ट असेसमेंट की, फिर वो प्रपोज़ल जो है, वो जो रिपोर्ट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी इजाज़त देता है, उसके बाद वो क्या करता है, असेसमेंट करता है। अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट, अब ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये उस जगह पे जाएगा और अनाउंसमेंट भी तो करेगा, बताएगा कि हाँ भाई आप लोगों की असेसमेंट होने लगी है। आफ्टर एग्जामिनिंग द प्रपोजल ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल इशू ऑर्डर्स एज इट डीम फिट।
अब क्या होगा, वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो देखेगा उस प्रपोज़ल को, वो जो असेसमेंट का प्रपोज़ल भेजा गया है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, और फिर उसके बाद वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ऑर्डर भेजेगा। ऑन रिसीविंग दीज ऑर्डर्स द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिटरमिन द असेसमेंट फॉर ईच एस्टेट। जब रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, शैल डिटरमिन द असेसमेंट फॉर ईच estate concerned and announce it in the manner prescribed by the government rules। उसके बाद जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी कि कैसे असेसमेंट करनी है, ठीक है, कैसे उसको अनाउंस करना है, उस तरीके से वो क्या करेगा, अनाउंस कर देगा। While announcing the assessment, the revenue officer shall also declare the date from which it will take effect। जब वो रेवेन्यू ऑफिसर उस असेसमेंट को अनाउंस कर रहा होगा तो वो उस डेट भी बताएगा। वो जो लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, उनको बता रहा होगा हाँ भाई ये असेसमेंट होने जा रही है, तो वो बताएगा कि ये असेसमेंट कब से लागू हो जाएगी, वो डेट भी बताएगा। लिमिट ऑन इंक्रीजेस। अब ये जो इंक्रीजेस है उसके ऊपर एक लिमिट होती है। अब देखते हैं, एन असेसमेंट इन एन असेसमेंट सर्कल ग्रुप ऑफ एस्टेट द एवरेज रेट कैन नॉट बी मोर देन 25% and 1/4 हायर दैन द लास्ट असेसमेंट। अब लिमिट क्या लगाई गई है, अगर आप कोई असेसमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लास्ट असेसमेंट जो थी उसके ऊपर आप उससे 25% ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि अगर नई असेसमेंट बनाई जा रही है तो आप नई असेसमेंट जो है वो 25% से ज़्यादा रेट बढ़ा नहीं सकते, 1/4 से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा सकते। फॉर एन इंडिविजुअल एस्टेट, अगर किसी एक ख़ास एस्टेट की बनाई जा रही है असेसमेंट, द इंक्रीज शैल नॉट एक्सीड 1/2 50% ऑफ द प्रीवियस रेट। अब ये जो आपने याद रखना है, ग्रुप ऑफ एस्टेट के लिए कितनी बढ़ाई जा सकती है न्यू असेसमेंट में, 25%, और किसी इंडिविजुअल एस्टेट के लिए 50%। उसके बाद चलते हैं जी एक्सेप्शंस टू द सब सेक्शन 3। अब ये जो सब सेक्शन 3 था, ये जो लिमिट इंक्रीज़ वाला था, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो देखते हैं। द अबव लिमिट्स डू नॉट अप्लाई टू लैंड नॉट प्रीवियसली असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू। अगर लैंड जो है वो पहले लैंड रेवेन्यू के अंदर असेस्ड नहीं थी तो फिर वो जो 25% वाली लिमिट थी वो नहीं लगेगी, अब वो 50% भी हो सकता है। ठीक है जी। लैंड वेयर कैनाल इरिगेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द लास्ट प्रीवियस असेसमेंट, कि कोई ज़मीन ऐसी थी जहाँ पे क्या हो गया कि इरिगेशन सिस्टम आ गया, अब वहाँ पे 25% से ज़्यादा भी किया जा सकता है, रेट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एरियाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज अर्बन असेसमेंट सर्कल्स। अब ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ सच लैंड शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेसमेंट इंक्रीज लिमिट। ये जो आपने बताई है ना ऊपर वाली 2 कंडीशंस, उनमें उनको क्या होगा कि उनको इंक्रीज लिमिट से निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। नोट, फॉर लैंड्स वेयर द कैनाल इरिगेशन वाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू रेट शुड as far as possible not exceed the rate applied to the similar lands under subsection 3। तो उसके बाद चलते हैं जी 62 पे, एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। एनी लैंड ओनर मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट। कोई भी ओनर 30 दिन के अंदर जब अनाउंसमेंट जो क्या हुई है, अनाउंस हो गई है, वो क्या कर सकता है, सबमिट अ पिटीशन। वो उस असेसमेंट के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है टू द रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके रिक्वेस्टिंग रिकंसिडरेशन ऑफ अमाउंट, कि जो ये आपने तय किया ना अमाउंट, ये जो नया टैक्स आपने लगाया, नई असेसमेंट आपने लगाई है, इसको आप अमाउंट को रिकंसिडर करें, आप इसको दोबारा रिवाइज़ करें, चेक करें, कम करें। ऐसा जो जाके क्या कर सकता है, पिटीशन कर सकता है। कोर्ट में नहीं जाना, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना है। फ्रॉम
आर कंडीशंस ऑफ द असेसमेंट, कंडीशंस वगैरह इन सारी चीज़ों की रिकन्सिडरेशन के लिए वो पटिशन कर सकता है। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल पास एन आर्डर ऑन द पटिशन, उस पटिशन पे रेवेन्यू ऑफिसर एक आर्डर पास करेगा क्लियरली स्टेटिंग रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। अब ये जो पटिशन आई है रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, या उसको एक्सेप्ट करेगा और कुछ चेंजेस कर लेगा, फिर उसको आर्डर पास कर देगा। अगर वो उसको नहीं चेंज करता, रिजेक्ट कर देता है, तो फिर भी वो एक आर्डर पास करेगा। ठीक है जी, उसके अंदर उसने रीजंस भी लिखी होंगी कि क्यों उसने पास किया या क्यों उसने पास नहीं की। उसके बाद है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। अब ये असेसमेंट कंफर्म कैसे होगी और इसकी कितनी ड्यूरेशन होगी ये देखते हैं। एन असेसमेंट सेक्शनड अंडर द सेक्शन 59 इज़ नॉट फाइनल until it is confirmed by the board of revenue। अब एक असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर ने बना लिया, उसके बाद वो कंफर्म कौन करेगा उस असेसमेंट को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। बिफोर कंफर्मेशन द कमिश्नर और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे मॉडिफाई द असेसमेंट ऑफ एनी एस्टेट। अब ये याद रखना है कि क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर ने एक असेसमेंट बनाई है, वो असेसमेंट किसको भेजेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास या कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उस असेसमेंट को चेंज भी कर सकता है किसी एस्टेट के लिए, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 3, अगर कोई बंदा पटिशन दायर करता है तो। बिफोर एनी एनहेंसमेंट इंक्रीज ऑफ असेसमेंट इज ऑर्डर्ड। अगर कोई भी इन्हेंसमेंट, इंक्रीज ऑफ असेसमेंट जो है वो बढ़ाई गई है, उससे पहले नोटिस मस्ट बी गिवन टू द लैंड ओनर्स। एक लैंड ओनर्स जो हैं, जो मालिक हैं, उनको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ भाई ये हम जो असेसमेंट है इसको बढ़ाने लगे हैं, टैक्स को बढ़ाने लगे, थ्रू अ पब्लिक प्रोक्लेमेशन एज पर सेक्शन 26 के पब्लिक के अंदर उसको क्या अनाउंस कर दिया जाएगा, अखबार में दे दिया जाएगा, या फिर जो है ये ख़बर फैला दी जाएगी कि लैंडलॉर्ड तक ये बात पहुंचा दी जाएगी कि आपकी असेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। लैंड ओनर्स शैल हैव द राइट टू फाइल पटिशन बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पटिशन फाइल करने की ये हक है लैंड ओनर्स का। शोइंग काज अगेंस्ट द प्रपोज्ड इंक्रीज़, उसके बाद उन्होंने बतानी है कि क्यों वो इस प्रपोज्ड इंक्रीज़ को नहीं मानना चाहते। The revenue officer shall inquire into objections and forward petition with his report to the commissioner। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर उनके ऑब्जेक्शंस को देखेगा और फिर उसके बाद उनको क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा कमिश्नर के पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर वो कमिश्नर किसको देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। द अथॉरिटी शैल कंसीडर द petition and reports and shall also hear the petitioner in person। अब जो अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर एग्जांपल है, वो क्या करेगी, उस पटिशन को कंसीडर करेगी और रिपोर्ट्स को देखेगी। एंड शैल आल्सो हेयर द पटिशनर, और पटिशनर जो है जिसने शिकायत की है उसको क्या करेगी, उसको सुनेगी कि वो क्या कहता है उस बारे में, इन पर्सन इफ़ द पटिशनर सो डिज़ायर। अगर पटिशनर चाहता है तो उसकी सारी बात जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर क्या करेगा, सुनेगा। उसके बाद 64 है ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, कि ये जो असेसमेंट है वो कितने सालों के लिए होगी, कितने टाइम के लिए होगी। व्हेन कन्फर्मिंग एन असेसमेंट, जब असेसमेंट कन्फर्म हो जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल फिक्स द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, इसका जो है इसके वैलिड होने का एक पीरियड जो है वो भी फिक्स कर देगा। नॉर्मली दिस पीरियड शैल बी 25 ईयर्स। ये जो असेसमेंट की गई है इसका जो पीरियड नॉर्मली जो सेट किया जाता है या फिक्स किया जाता है वो 25 साल किया जाता है। एक्सेप्शन फॉर अरेयार्स वेयर कैनाल इरिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द लास्ट असेसमेंट। कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे कैनाल सिस्टम जो है वो लास्ट असेसमेंट के बाद क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद इन द असेसमेंट पीरियड, will be introduced within the assessment period. The board may fix a period not exceeding 25 years। अब ये जो बोर्ड है
वो 25 साल से ऐसी ज़मीनों के बारे में 25 साल से ज़्यादा क्या करेगा, असेसमेंट पीरियड को सिलेक्ट नहीं करेगा, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और 10 साल से कम भी नहीं होंगे, मतलब 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम। असेसमेंट टू रिमेन इन फोर्स टिल न्यू असेसमेंट टेक्स इफेक्ट। अच्छा, जब तक नई असेसमेंट नहीं आएगी तब तक ये असेसमेंट क्या करेगी, काम करेगी। अगर फ़र्ज़ करें 25 साल के लिए असेसमेंट थी, अब 26 साल गुजर गए, अभी तक नई असेसमेंट नहीं आई, तो वो जो पुरानी असेसमेंट थी वही क्या करेगी, वही इन्फोर्स होती रहेगी। ठीक है जी। Even if the fixed period of an assessment under section 64 expires, the same assessment will continue until a new assessment is announced and enforced। वही बात है कि अगर उसका पीरियड एक्सपायर भी हो जाता है फिर भी वो पुरानी असेसमेंट चलती रहेगी जब तक नई असेसमेंट नहीं आती। refusal to be liable for assessment and consequences thereof। अगर कोई बंदा असेसमेंट को पे करने से रिफ्यूज़ कर देता है और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखते हैं। विद इन 90 डेज ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट, जब 90 दिन उस असेसमेंट मतलब 3 महीने अनाउंसमेंट हो गए असेसमेंट को हुए, अ लैंड ऑनर आर ग्रुप ऑफ लैंड ऑनर्स होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ द असेस्ड liability may give notice to the revenue officer refusing to be liable for the assessment। अब ये जो लैंड ऑनर हैं ये क्या कर सकते हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर को नोटिस दे सकते हैं कि हाँ भाई हमने ये जो असेसमेंट आपने की है इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, हम पैसे नहीं दे सकते। ठीक है जी। इस सच नोटिस इज़ गिवन, अगर 90 दिन के अंदर ऐसा नोटिस दे दिया जाता है, द कलेक्टर में टेक पोजेशन ऑफ द एस्टेट। अब उस एस्टेट की पोजेशन कौन ले लेगा, कलेक्टर ले लेगा, उस पर कब्ज़ा करेगा, उसके ऊपर सारा कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ कल्टीवेशन की परफॉर्म करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा जी, विल मैनेज इट एंड एज इफ़ द असेसमेंट हैड बीन कैंसल्ड, वो क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा जैसा कि असेसमेंट कैंसिल हो गई। सिमिलरली टू रिकवरी प्रोसेस फॉर अरिराज ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू के बकाया जात हैं उनकी रिकवरी के लिए उसके ऊपर कल्टीवेशन वगैरह करके अपने पैसे जो है वो लेगा। वाइल द एस्टेट इज़ अंडर कंट्रोल कलेक्टर्स पोजेशन, जब एस्टेट कलेक्टर पोजेशन के अंदर चली जाती है फिर क्या होता है, लैंड ऑनर्स विल गेट एन अलाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो लैंड ऑनर्स थे जिनकी ज़मीन, जिन्होंने इनकार कर दिया था असेसमेंट देने का, उनकी ज़मीन किसके अंडर चली गई, कलेक्टर के अंडर। कलेक्टर अब उसके ऊपर एक्टिविटीज़ करेगा, परफॉर्म करेगा। अब जो लैंड ऑनर्स हैं वो किधर गए, उनको गवर्नमेंट अलाउंस देगी। ठीक है। दिस अलाउंस 50% to 75% ऑफ द नेट इनकम। अब उस पर एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहा है, कलेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसमें से 50% या 75% जो है वो क्या किया जाएगा, नेट इनकम मतलब खर्चे निकाल के किसको दिया जा सकता है, लैंड ऑनर्स को। गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम दैट। उसके बाद एस्टेट एग्जैक्ट परसेंटेज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये आपने याद रखना है, दिस अलाउंस 50% to 75% ऑफ द नेट इनकम दैट गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम दैट एस्टेट एग्जैक्ट परसेंटेज डिसाइड। अब ये जो एग्जैक्ट परसेंटेज है 50% से लेकर 75% के दरमियान, ये कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ एन एस्टेट ओवर द होल्डिंग्स कंप्राइज्ड। अब क्या होगा कि एक एस्टेट के अंदर डिफरेंट लोगों ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट लोगों की ज़मीनें हैं, कब्ज़े हैं। अब वो जो असेसमेंट की गई है वो एक पूरी एस्टेट की गई है। अब वो एस्टेट के अंदर जितने भी होल्डिंग्स हैं, जितने भी लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, ज़मीनें ली हुई हैं, उन सब पे वो क्या होगी, असेसमेंट डिवाइड होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरी एस्टेट है, उसकी असेसमेंट है 20,000 रुपये। ठीक है। और उस एस्टेट के अंदर होल्डिंग्स हैं 5, तो उन 5 होल्डिंग्स के ऊपर 5-5 हज़ार क्या होगा या 4-4 हज़ार क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह क्या होगा जी, वो असेसमेंट जो है वो कलेक्ट की जाएगी होल्डिंग्स से। देयर इन इफ़ द असेसमेंट अंडर सेक्शन 65 इज़ अ फिक्स असेसमेंट फॉर अ टर्म ऑफ ईयर्स,
द रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द टोटल असेसमेंट अक्रॉस द डिफरेंट होल्डिंग्स इन द एस्टेट। रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उस सारी असेसमेंट को एस्टेट के अंदर जितने भी होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड कर देगा। ही मस्ट आल्सो प्रिपेयर एंड पब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एक रिकॉर्ड को और उसको पब्लिश कर देगा कि जिस जिस होल्डिंग ने जितनी जितनी क्या करनी है, असेसमेंट पे करनी है गवर्नमेंट को, ये सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट आने से पहले। कलेक्टर में रिवाइज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्टर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट एस्टेट, फॉर एग्जांपल किसी की 4 एकड़ थी, किसी की 5 एकड़ थी, किसी की 7 एकड़ थी एक एस्टेट के अंदर होल्डिंग, तो उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कलेक्टर क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है विद रीज़न एनी टाइम ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड। इफ़ द असेसमेंट अंडर सेक्शन 61 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेट्स, अगर असेसमेंट रेट्स या पर एकड़ के हिसाब से है तो फिर क्या किया जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर एंड पब्लिश ईयरली और हार्वेस्ट वाइज अ रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट पेबल पर होल्डिंग। तो फिर क्या होगा, हर साल क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो हर बंदे की जो पेबल्स हैं उसको पब्लिश करेगा हर होल्डिंग के लिए। दिस रिकॉर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 1 month बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू। पहली इंस्टॉलमेंट से 1 महीना पहले जो ये रिकॉर्ड है कि किसने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। स्पेशल रूल फॉर एरिड लैंड, ऐसी लैंड जो बंजर है या ड्राई लैंड है उसके लिए स्पेशल रूल्स हैं। इफ़ इरिगेशन वेल या ट्यूबवेल ऑन एरिड लैंड वेदर कल्टिवेटेड आर नॉट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लैंड ओनर आर टेनांट। अगर कोई बंदा जो है वो एरिड लैंड के ऊपर ट्यूबवेल या वेल का पानी पहुंचा देता है, देन फॉर एट लीस्ट 4 years फ्रॉम द डेट इरिगेशन स्टार्ट्स, उसके बाद 4 साल तक द लैंड विल नॉट बी चार्ज्ड हायर लैंड रेवेन्यू देन व्हाट वाज पेबल बिफोर इरिगेशन। तो इरिगेशन से पहले आपको पता है ना कि ये जो इरिगेटेड लैंड है और अनइरिगेटेड लैंड है इनका क्या है, असेसमेंट का फ़र्क है, इनकी डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है जी। तो ऐसी ज़मीन जिस पे अब नई इरिगेशन का सिस्टम लगा लिया गया, ठीक है, लैंड ओनर ने लगाया है, तो अब 4 साल तक वो उसको एंजॉय कर सकता है। उस पर नए रेट्स, इरिगेटेड ज़मीन वाले रेट नहीं लगेंगे बल्कि वही पुराने लगते रहेंगे 4 साल। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। फॉर दिस पर्पज़ एरिड लैंड मीन्स लैंड विदाउट कैनाल इरिगेशन, ठीक है जी। कैनाल इरिगेशन जिसके अंदर नहरी निज़ाम नहीं है वो एरिड लैंड होती है। एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट, ये जो असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है डिफरेंट होल्डिंग्स में, इसके अंदर कोई तब्दीली लानी है तो उसकी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एनी पर्सन इफेक्टेड बाई अ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 67(1) और 67(3) or by a revision order section 67(2) may petition the revenue officer within 30 days of publication of the record। ये जो रिकॉर्ड पब्लिश उसने किया है एक महीने पहले ही पब्लिश किया था ना, अब उस 1 महीने के अंदर क्या किया जा सकता है, पटिशन दायर की जा सकती है कि हाँ भाई जो मेरी होल्डिंग है वो कम है और मेरा जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, आप पटिशन दे सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे रिकन्सिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड एज इट इफ़ेक्ट्स देम, ठीक है जी। आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारा रिकॉर्ड देखें, हमारी ज़मीन देखें और हम पे लगाया गया जो डिस्ट्रीब्यूशन है असेसमेंट की वो देखें। द रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर ऑन द पेटिशन शैल क्लियरली स्टेट रीज़न फॉर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग इट। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो इस पेटिशन को या फिर एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा, दोनों सूरतों में उसने रीज़न लिखनी है कि उसने क्यों एक्सेप्ट की या क्यों रिजेक्ट की। उसके बाद है अपील्स फॉर ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 62 एंड 68। अपील्स फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 और 68 लाइज विद द कमिश्नर। अब ये जो अपील्स है रेवेन्यू ऑफिसर से, वो ऑर्डर जो है वो कहाँ से आएगा,
कमिश्नर उसको आर्डर देगा, मतलब आर्डर जो फाइनल देगा वो कौन देगा, कमिश्नर देगा। अपील फ्रॉम कमिश्नर्स डिसीजन, अगर कोई डिसीजन कमिश्नर करता है लाइज विद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो आर्डर कौन जारी करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब ऊपर वाला ऑफिसर। अगर ऑर्डर जारी करता है रेवेन्यू ऑफिसर तो कमिश्नर उसको क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा। अगर कमिश्नर करता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये है जी। उसके बाद जी स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट्स की अगर हम बात करें कि कुछ, पहले तो हमने जनरल असेसमेंट्स अब तक पढ़ी, अब चलते हैं स्पेशल असेसमेंट्स की तरफ। स्पेशल असेसमेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल असेसमेंट अंडर सेक्शन 64 to 65 कैन बी मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये स्पेशल किसी ख़ास जगह के लिए की जाती है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, अगर कोई असेसमेंट की टाइप के अंदर कोई चेंज आ गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आप असेसमेंट एनुअल करवा रहे थे फिक्स रेट पे, अब आपने असेसमेंट किस पे करवानी है, पर एकड़ पे करवानी है, तो ये अब असेसमेंट की फार्म में चेंज आ गई ना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। व्हेन द लैंड इज़ सोल्ड, अगर लैंड बेच दी गई है, लीज़ पे दे दी गई है, या ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने जब लैंड ग्रांट पे दी है, लीज़ पे दी है या बेची है, उसके लिए भी क्या किया जाएगा, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। व्हेन द प्रीवियस असेसमेंट इज़ एनोल्ड, जब प्रीवियस असेसमेंट ख़त्म हो गई, और द लैंड ओनर हैज़ रिफ्यूज्ड लाइबिलिटी, और लैंड ओनर ने लाइबिलिटी असेसमेंट देने से इनकार कर दिया, फिर भी क्या किया जाएगा जी, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। एंड द पीरियड ऑफ द मैनेजमेंट बाय द कलेक्टर एजेंट फार्मर हैज़ एंडेड, उसके बाद जो पीरियड ऑफ मैनेजमेंट था, अगर कोई बंदा अपनी लाइबिलिटी से रिफ्यूज़ करता है तो फिर उस ज़मीन को कौन जो है वो उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कलेक्टर परफॉर्म करता है, या कलेक्टर का कोई एजेंट या फार्मर होगा। अगर उसका भी पीरियड ख़त्म हो जाता तो फिर क्या किया जाएगा, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। व्हेन रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू द वाटर सैंड क्लैमिटी ऑफ सीज़न और अदर काजेज़, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह पे कोई फ्लड आ गया है, या फिर वहाँ पे कोई जो है वो क्लाइमेट सीज़न की वजह से कोई मसला पैदा हो गया, तो वहाँ पे फिर क्या की जाएगी, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज़ पैदा हो गए हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम पास्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स, मिल्स, फिशरीज और राइट्स अंडर सेक्शन 59 और 50 वाज नॉट इंक्लूडेड अर्लियर, अगर इनसे आने वाला रेवेन्यू पहले नहीं था, अब ऐड किया जाना है, तो फिर क्या की जाएगी, स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट आपने माइंड में रखना है कि स्पेशल तौर पे उस पर जो टैक्स लगाया जाना है, रेवेन्यू टैक्स लगाया जाना है, उसकी असेसमेंट हो रही है, ठीक है जी। व्हेन वेस्ट बैरन लैंड बिकम्स लायबल टू लैंड रेवेन्यू, जब कोई वेस्ट लैंड है वो क्या हो गई है, अब प्रोडक्शन देने लग गई है, और अब उसको लैंड रेवेन्यू के लिए आपने काबिल बना लिया, तो उसके लिए क्या की जाएगी, स्पेशल असेसमेंट। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मस्ट कन्फर्म एनी सच असेसमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसी हर असेसमेंट को जो कि स्पेशल असेसमेंट होगी उसको कन्फर्म कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है जी इन्हेंस्ड लैंड रेवेन्यू। इन एडिशन टू नॉर्मल लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 57 and 70 certain landowners are liable to pay enhanced land revenue at higher rates। कुछ लोगों को क्या है कि उन्होंने हायर रेट्स पे जो है इन्हेंस्ड लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करना होता है। उसकी कौन से लोग हैं वो देखते हैं। बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग साइज़, जितनी आपके पास ज़्यादा ज़मीन होगी आप उतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देंगे। अब देखते हैं वो कैसे है। स्मॉल लैंड ओनर्स, ये इसको ना कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है जी कैटेगरी स्मॉल लैंड ओनर्स। स्मॉल लैंड ओनर्स कौन से होते हैं, जिनके पास इरीगेटेड ज़मीन जो है वो 2.5 एकड़ से ज़्यादा लेकिन 12.5 एकड़ से कम हो, ठीक है। 2.5 एकड़ से ज़्यादा हो और 12 एकड़ 12.5 एकड़ से कम इरीगेटेड ज़मीन हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्मॉल लैंड ओनर्स, ठीक है। अगर अनइरीगेटेड लैंड जिसके ऊपर ये जो कैनाल्स हैं, ये जो वाटर की सप्लाई है वो मौजूद नहीं है, और जो बारिश से
जो है वो गुजारा करती है, वो 5 एकड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 25 एकड़ से कम होनी चाहिए। ये आपने माइंड में रखना है। इरिगेटेड लैंड 2.5 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक, अनइरिगेटेड लैंड 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक। ठीक है जी। कंबाइंड लैंड की बात करें तो कंबाइंड लैंड, यही पहले इरिगेटेड लैंड वाला रूल इस पे लगेगा। एग्रीगेट 2.5 एकड़ से लेके 12.5 एकड़ तक। ठीक है जी। इरिगेटेड इक्विवेलेंट, तो आपने क्या याद रखना है, इरिगेटेड लैंड और कंबाइंड लैंड स्मॉल लैंड ओनर के लिए जो लिमिट है वो सेम है। क्या है जी, 2.5 एकड़ से लेके 12.5 एकड़, और अनइरिगेटेड क्या है, 5 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक। इस पे अब कितना इन्हेंस्ड लैंड रेवेन्यू लगेगा, इंक्रीज ऑफ 50% एक्स्ट्रा ऑन लैंड रेवेन्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 57 एंड 70। अब इसके ऊपर इन्हेंस कितना लगेगा, 50% इन्हेंस लगेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मीडियम लैंड ओनर्स। कुछ लैंड ओनर्स हैं जो मीडियम है। कौन से मीडियम है वो देखते हैं। जिन लोगों के पास इरिगेटेड लैंड 12.5 एकड़ से ज़्यादा हो, लेकिन 25 एकड़ से या 25 एकड़ हो या इससे कम हो, ऐसे लोगों को मीडियम लैंड ओनर्स कहते हैं। इरिगेटेड लैंड जिनके पास कितनी हो, 12.5 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक। ठीक है जी। पहले जो समाल थे उनकी क्या थी, 2.5 एकड़ से लेके 12.5 एकड़। अब जिनके पास 12.5 से लेके 25 तक इरिगेटेड है तो वो कौन से, मीडियम लैंड ओनर्स। अनइरिगेटेड की अगर हम बात करें तो 25 से लेके 50 एकड़ तक जो है वो कौन है जी, जिनके पास अनइरिगेटेड लैंड 25 से लेके 50 तक है, वो मीडियम लैंड ओनर्स हैं। कंबाइंड की बात करें तो कंबाइंड का हमको पता है वो कौन सी होती है, इक्विवेलेंट टू द इरिगेटेड लैंड होती है। कंबाइंड इरिगेट जो है वो 12.5 एकड़ से लेके 25 एकड़ इरिगेटेड लैंड के इक्विवेलेंट है। अब ये जो मीडियम लैंड ओनर्स हैं जिनके पास इतनी ज़मीनें हैं, उनके बारे में क्या कहता है, उनके बारे में इन्हेंस्ड असेसमेंट जो है वो 100%, डबल द नॉर्मल लैंड रेवेन्यू। उसका क्या होगा, जो नॉर्मल लैंड रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 10,000 है तो उसको 100% इंक्रीज़ करके उनसे 20,000 लिया जाएगा। ये जो मीडियम लैंड ओनर्स हैं। ठीक है जी। स्मॉल पे 50%, मीडियम पे 100%। अब आ जाते हैं जी लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज हो सकते हैं जिनके पास अब इरिगेटेड लैंड हो ही 25 से शुरू रही है। मीडियम की 25 पे ख़त्म हो रही थी, इसकी 25 से शुरू हो रही है। स्मॉल की 12 पे ख़त्म, 12.5 पे ख़त्म हो रही थी, मीडियम की 12.5 से शुरू हो रही थी। ये आपने याद ऐसे कर लेना। ठीक है जी। इनकी 25 से शुरू होती है और 50 तक जाती है इरिगेटेड लैंड। ये लार्ज लैंड ओनर्स की बात कर रहे हैं। अनइरिगेटेड लैंड की बात करें तो 50 से शुरू होके 100 एकड़ तक होती है इनके पास अनइरिगेटेड लैंड। कंबाइंड की बात करें तो कंबाइंड का वही रूल है जो पहले का होता है कि इरिगेटेड के बराबर होती है। 25 से लेके 50 एकड़ तक कंबाइंड अगर इनके पास है तो इन पे टैक्स लगेगा जी, इंक्रीज़ होगा 200% एक्स्ट्रा। ट्रिपल द नॉर्मल लैंड रेवेन्यू, इनको जो है वो जो लार्ज है उनके ऊपर 200%, मीडियम के ऊपर 100%, स्मॉल के ऊपर 50%। ये आपने याद रखना है। फिर आती है वेरी लार्ज लैंड ओनर्स। कुछ ऐसे हैं जिनके पास इससे भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इरिगेटेड लैंड 50 एकड़ से ज़्यादा है, या अनइरिगेटेड लैंड 100 एकड़ से ज़्यादा है किसी के पास, और कंबाइंड लैंड जो है वो 50 एकड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए इंक्रीज़ जो है वो 300% एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होगा। 4 टाइम्स द नॉर्मल लैंड रेवेन्यू, 4 टाइम्स जो है वो नॉर्मल लैंड रेवेन्यू से 4 टाइम्स होगा वेरी लार्ज लैंड ओनर्स के लिए, जिनके पास इरिगेटेड लैंड 50 एकड़ से भी ज़्यादा होती है और अनइरिगेटेड लैंड 100 एकड़ से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है जी डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप फॉर पर्पज़ ऑफ सेक्शन 56A एंड 70A। फॉर कैलकुलेशन 1 एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड इज इक्वल टू 2 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। ये आपने याद रखना है, ये MCQs बन सकता है कि 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड का कितने एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड के बराबर होता है, 2 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड के। ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्जन इज़ ऑलवेज डन फ्रॉम अनइरिगेटेड लैंड टू इरिगेटेड लैंड। इससे भी MCQs बन सकता है कि ये जो कन्वर्जन की जाती है ये
इरिगेटेड से अनइरिगेटेड की जाती है, अनइरिगेटेड से इरिगेटेड की जाती है, या क्या किया जाता है? तो आपने ये याद रखना है कि अनइरिगेटेड से इरिगेटेड की जाती है और 1 एकड़ इरिगेटेड का 2 एकड़ अनइरिगेटेड के बराबर होता है। उसके बाद है जी लैंड ओन्ड बाय अ लैंड ओनर इंक्लूड्स ऑल लैंड ओन्ड वेदर इनसाइड और आउटसाइड द प्रोविंस। जो लैंड ओनर की लैंड है वो सारी ही लैंड होती है, चाहे वो ज़मीन प्रोविंस के अंदर हो या बाहर हो, एक्सेप्ट लैंड मेंशन्ड इन सेक्शन 56 क्लास बी सी डी। शेयर द शामलात कॉमन लैंड ऑफ विलेज। अच्छा, ये शामलात क्या होती हैं? ये अगर फॉर एग्जांपल किसी विलेज का कोई ग्राउंड है, किसी विलेज के अंदर कोई कब्रिस्तान है, किसी विलेज के अंदर कोई मस्जिद है, ये सारी चीज़ें शामलात के अंदर होती हैं। ठीक है, ये पूरे विलेज की कॉमन लैंड होती है, ये यहाँ पे सारे लोग जाके अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है कि ये लैंड एक्सक्लूडेड है, इनके जो है वो ऑनरशिप किसी की नहीं होती। इफ़ द टोटल शामलात डज नॉट एक्सीड 25 एकड़, और 25 एकड़ से शामलात जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लैंड ओनर आल्सो इंक्लूड अलॉटीज़ और गारंटीज़। लैंड ओनर्स जो हैं जिनको कोई ज़मीन अलॉट की गई है या ग्रांट की गई है फॉर लैंड अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स मैच्योरिंग इनटू ओनरशिप। मसलन कोई बंदा था, उसको कोई लैंड ग्रांट कर दी गवर्नमेंट ने या अलॉट कर दी कि इसको आबाद करो, इस पे कल्टीवेशन करो, फिर उसका एक मैच्योरिंग पीरियड रखा कि इतने पीरियड के बाद ये पक्की पक्की तुम्हारी हो जाएगी। तो वो जो ये सारा पीरियड गुजरने के बाद ऐसी ज़मीनें जो हैं वो भी उसकी एग्जेम्पशन में शामिल है। उसके बाद पर्सन हु हैव मॉर्टेज्ड देयर लैंड, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो प्लेज करवा ली हैं। मॉर्टेज का मतलब होता है प्लेज करवा लेना। पर्सन हु हैव मॉर्टेज्ड देयर लैंड फुली और पार्शली, ऐसे बंदे भी एक्सेप्शन में है। पर्सन्स हैविंग परमानेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द लैंड, पर्सन्स जिनका परमानेंट राइट हो और इंटरेस्ट हो लैंड में, वो भी ऑनर है। उसके बाद चलते हैं जी इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप। अगर ऑनरशिप की जो एक्सटेंट है, दायरा कार है, उसके अंदर कोई इंक्रीज़ हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। इफ़ अ पर्सन आफ्टर 10 नवंबर 1975 एक्वायर्स लैंड और इंक्रीजेस द लैंड ही ओन्स, अगर कोई बंदा 10 नवंबर 1975 के बाद कोई ज़मीन हासिल करता है या इंक्रीज़ करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओन्स लैंड इज़ मोर देन 1 पटवार सर्कल। अब ये जो ओन लैंड है वो ज़्यादा है 1 पटवार सर्कल से, वेदर इनसाइड आर inside Punjab or partially in Punjab and partially outside, then he must inform the authority specified by the Board of Revenue। अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, जिस बंदे ने 10 नवंबर 1975 के बाद वो ज़मीन हासिल की और वो पटवार सर्कल से भी ज़्यादा है, अब उसने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी को जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। विद इन द टाइम, इन द मैनर एंड इन द फॉर्म नोटिफाइड बाय द बोर्ड, और उस टाइम के अंदर, जिस टाइम में जो टाइम बोर्ड जो है वो नोटिफाई करेगा उस टाइम के अंदर अंदर। इफ़ अ लैंड ओनर फेल्स विदाउट अ रीज़नेबल काज टू कंप्लाई विद द सब सेक्शन 1, अगर वो नहीं बता सकता तो फिर क्या होगा, विलिंगली गिव्स इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन ही गलत दे देता है उस अथॉरिटी को, ही विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 54A, तो वो उसके ऊपर क्या होगा, उसने ऑफेंस लगाया, जुर्म किया। उसके बाद चेंज इन बेसिस ऑफ एग्जेम्पशन और असेसमेंट। अब जो असेसमेंट है या एग्जेम्पशन है उसकी बुनियाद पे चेंज जो होती है वो देखते हैं। अ लैंड ओनर हु इज़ इंटाइटल्ड टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ लैंड रेवेन्यू, एक लैंड ओनर जिसको एक्सेप्शन दी गई है किसी लैंड रेवेन्यू से अंडर सेक्शन 56A बट हैज़ नॉट रिसीव्ड सच एग्जेम्पशन,
और अगर किसी को दी गई थी एग्जाम्पशन और उसने वो रिसीव नहीं की तो फिर वो क्या करेगा, आर इज़ इंटाइटल्ड टू रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 70A बट हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड। या फिर किसी को कोई रिडक्शन मिली थी, कोई किसी के लैंड रेवेन्यू के अंदर कम किया गया था लेकिन उसको फिर भी वो नहीं रिसीव हुआ, तो फिर क्या करेगा, आर या इज़ एग्रीव्ड बाय द कैटेगराइजेशन ऑफ हिज लैंड अंडर सेक्शन 71। तो अगर वो कैटेगराइजेशन से एग्रीव्ड हुआ है, परेशान हुआ है, नुकसान हुआ है, मे फाइल एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर टू द असिस्टेंट कलेक्टर। ख़ास किस्म का तरीका बताया जाएगा एप्लीकेशन देने का। वो एप्लीकेशन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द एरिया के असिस्टेंट कलेक्टर को अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा। वेयर हिज लैंड आर पार्ट ऑफ इट इज़ सिचुएटेड, जहाँ पे उसकी लैंड होगी। वंस द असिस्टेंट कलेक्टर रिसीव द इंफॉर्मेशन ही विल, जब असिस्टेंट कलेक्टर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो क्या करेगा, इशू अ नोटिस टू पर्सन who may become liable to pay land revenue due to the land transfer। वो क्या करेगा, वो पर्सन को एक नोटिस जारी करेगा, become liable to pay land revenue due to the land transfer। उस बंदे को जिसको लैंड ट्रांसफ़र की गई थी उसको नोटिफिकेशन देगा कि तुमने आज से लैंड रेवेन्यू पे करना है। होल्ड एन इंक्वायरी एज ही फाइंड्स नेसेसरी, उसके बाद वो कोई इंक्वायरी करवा सकता है अगर ज़रूरी समझे। एंड देन पास आर्डर विद रीज़न, और रीज़न्स के साथ कोई आर्डर पास करेगा, डिसीजन देगा। इवन विदाउट एन एप्लीकेशन इफ़ ही बिलीव्स दैट अ लैंड ऑनर इज़ ईदर नॉट पेइंग, अगर एप्लीकेशन किसी ने नहीं दी और अगर वो कहता है कि कोई लैंड ऑनर पे नहीं कर रहा, लैंड रेवेन्यू आर पेइंग लेस देन ही शुड, ही मे स्टार्ट एन इंक्वायरी एंड पास अप्रोप्रिएट आर्डर। वो जो कलेक्टर है वो इंक्वायरी स्टार्ट करके कोई ख़ास आर्डर्स जो है वो डिसीजन दे सकता है। नोट, बिफोर पासिंग अ फाइनल आर्डर द असिस्टेंट कलेक्टर मस्ट गिव द इफेक्टेड पर्सन 15 डेज। कोई भी फाइनल आर्डर देने से पहले वो 15 दिन देगा इफेक्टेड पर्सन को, नोटिस में देगा, 15 दिन पहले नोटिस दे देगा। एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, और अगर उसको कोई इशू है तो उसकी बात सुनेगा। वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर सब सेक्शन 2 और 3 द असिस्टेंट कलेक्टर कैन नॉट क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड डीड और एनी म्यूटेशन लॉफुली। असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी भी रजिस्टर्ड की करेक्टनेस के बारे में और म्यूटेशन के बारे में कि वो लॉफुली हुई है या नहीं। सेक्शन रिगार्डिंग lawful transfer must follow the producer notified by the board of revenue। सेक्शंस जो हैं लैंड ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो अहकाम हैं वो मस्ट फॉलो द प्रोसीजर नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन। ठीक है गया जी। उसके बाद है एग्जेम्पशन और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। द गवर्नमेंट में एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन डिसाइड द प्रिंसिपल मेथड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56A और असेसमेंट अंडर सेक्शन 70A शैल बी डिटरमिन्ड और अनाउंस। किसी को एग्जेम्पशन देनी है तो वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के साथ क्या करेगा, डिसाइड करेगा और उसके बाद उसको दी जाएगी। पावर टू मेक रूल्स, द गवर्नमेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स फॉर हाउ टू एस्टिमेट द मनी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एन एस्टेट और ग्रुप ऑफ एस्टेट। गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी कि कैसे मनी वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एन एस्टेट और ग्रुप ऑफ एस्टेट, मनी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा। हाउ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विल बी मेड, एक लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट कैसे की जाएगी। प्रिंसिपल्स फॉर गिविंग एग्जेम्पशन फॉर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स असेसमेंट की एग्जेम्पशंस के, ये सारे कौन तय करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट से मशवरा करके। द गवर्नमेंट मेक रूल्स, ठीक है जी, गवर्नमेंट बनाएगी रूल। द मैनर इन विच असेसमेंट विल बी अनाउंस्ड, और असेसमेंट को अनाउंस करने के तरीके। हाउ द रेट ऑफ असेसमेंट विल बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 61(3),
के असेसमेंट का रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो देखते हैं। बिफोर मेकिंग रूल अंडर सेक्शन 71 द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन 22 ऑफ द पंजाब जर्नल क्लासेज एक्ट 1956। ये पंजाब जर्नल क्लासेज एक्ट में रूल्स बनाने का जो प्रोसीजर दिया गया है उसको ये फॉलो करेगी। पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल बाय नोटिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल। उसके बाद उसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा ताकि लोगों को पता चल जाए, पीपल लाइकली टू बी इफेक्टेड, जिनके ऊपर वो असर अंदाज होना है। पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस कौन इशू कर सकता है? द गवर्नमेंट or the board of revenue with government's approval may issue executive instructions for guiding revenue officer। ये क्या कर सकता है? एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो है वो जारी कर सकता है ताकि रेवेन्यू ऑफिसर को गाइडलाइंस मिले ऑन मैटर कवर्ड बाय दिस चैप्टर। किसी भी मैटर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस कौन करेगी? द गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द कंडीशन such instruction must be consistent with this act and the rules made under it। अब ये जो कंडीशंस बनाई जाएंगी ये इस एक्ट के कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि इस एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करती हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सम सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट चैप्टर 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।